स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्या कुल क्लासेस विथ रोशन सर में। चलिए आज फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 है। फिजिक्स का तीसरा चैप्टर वर्ग 10वां के लिए इसके पहले पार्ट 1 में एक अंक स्तरीय प्रश्न करवा दिया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको बोलते हैं, आप उसे देखिए। उसके बाद आज पार्ट 2 में 2 अंक स्तरीय प्रश्न को देखेंगे। क्या क्या 2 अंक स्तरीय प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर। देखिए पहला क्वेश्चन है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। अब इसे गौर से समझिए। नेत्र की समंजन क्षमता, जब ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो उसमें पूरी तरह से समझा दिया गया है। इसका उत्तर आपको पीछे वाला वीडियो में ही मिलेगा। तीसरा चैप्टर का पार्ट 1 या पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 आप देखिए, उसमें समंजन क्षमता को दर्शाया गया है, बताया गया है। फिर भी हम बता देते हैं, किसी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए नेत्र की फोकस दूरी यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलते रहता है। बदलने की इस क्रिया को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, मतलब मान लिया जाए कि किसी भी वस्तु को साफ साफ जब हम देखते हैं तो साफ साफ किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने के लिए मान लिया जाए कि कोई वस्तु है, यहाँ देख रहे हैं तो हमें यहाँ साफ दिखाई दे रहा है और इसी वस्तु को हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, तो पहले तो वहां हम देख रहे थे, अब वहां से हमें यहाँ देखने के लिए, इसको साफ साफ देखने के लिए, क्योंकि उधर ताकेंगे तो ये तो साफ साफ दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ देखने के लिए क्या हुआ, नेत्र लेंस की फोकस दूरी वहां से यहाँ बदल गया। तो बदलने की इस क्रिया को ही समंजन क्षमता कहते हैं। आप इसका उत्तर पीछे वाला वीडियो में देख लीजिएगा, जब चैप्टर स्टार पॉइंट पढ़ाया जा रहा था तब। ठीक है, वीडियोज में जाइए और देखिए। चलिए दूसरा प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु, देखिए यहाँ ध्यान से, दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि मानव नेत्र किसी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए दूर बिंदु कितना होता है और निकट बिंदु कितना होता है। तो चलिए आइए इसका उत्तर हम समझते हैं। पहला देखिए कह रहा था दूर बिंदु, तो दूर बिंदु नेत्र से अनंत दूरी पर होता है। दूर बिंदु नेत्र से अनंत दूरी पर आप देख सकते हैं। ठीक है, निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो निकट न्यूनतम 25, अधिकतम अनंत। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यहाँ पे कह रहा है किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जाता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ठीक है, कोई विद्यार्थी जो है सबसे पीछे वाली लाइन में यानी सबसे पीछे वाली पंक्ति में बैठा हुआ है, तो पीछे बैठा हुआ है और वहां से उस विद्यार्थी को ये जो श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट पढ़ने में
कठिनाई हो रही है, श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो कहता है कि विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, ठीक है, और इस दृष्टि दोष का उपचार क्या है, संशोधित कैसे किया जाता है। तो समझते हैं। देखिए, विद्यार्थी सबसे अंतिम में है, सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है और वहां से विद्यार्थी से श्यामपट्ट दूर रखा हुआ है, ठीक है, तो दूर रखा हुआ है तो श्यामपट्ट तो दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है उससे निकट की वस्तुएं दिखाई देती, निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, स्पष्ट है। अब और हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, ठीक है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। उस विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष हुआ है क्योंकि उसे निकट का दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं, और उसे संशोधित अवतल लेंस के द्वारा करेंगे, ठीक है, उसे संशोधित किस लेंस के द्वारा करेंगे, अवतल लेंस के द्वारा। चलिए कुछ फोकस दूरी वाला वो, चलिए तो उत्तर में होगा विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष है, विद्यार्थी को अभी हम बताए हैं कि निकट दृष्टि दोष है, इसे अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, इसे अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो विद्यार्थी को नाप चेक करके उसे जितना फोकस दूरी वाला अवतल लेंस चाहिए वो लग जाएगा, वो डॉक्टर का काम है, ठीक है। चलिए तो ये 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न आप उतारिए, उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रश्न संख्या 4 कहता है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। तो क्वेश्चन को समझ गए। कहता है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट किसी वस्तु को आखिर स्पष्ट क्यों नहीं देख सकता। हम जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम दूरी अनंत होता है। तो 25 से कम रखी वस्तुओं को, यानी 25 सेंटीमीटर से कम रखी वस्तुओं को आखिर सुस्पष्ट क्यों नहीं देखता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। उत्तर होगा इसका सुस्पष्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है सुस्पष्ट, ठीक है, लाइट के वजह से शायद नहीं दिख रहा होगा। सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। यदि कोई वस्तु सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी हुई हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट नहीं बन पाता। ठीक है, अब आप समझ गए। कहता है कि न्यूनतम दूरी के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर से कम रखेंगे किसी वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर सही नहीं बन पाता है, धुंधला बनता है। ठीक है, तो धुंधला बनेगा तो दिखने में साफ नहीं दिखेगा। समझ गए? तो रेटिना या दृष्टि पर स्पष्ट नहीं बनता है, सही नहीं बनता है। कैसा बनता है? धुंधला बनता है। जिसके कारण 25 सेंटीमीटर से कम रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 कहता है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में, यहां से ऊपर क्वेश्चन है, यहां जगह नहीं था, नेत्र में प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? नेत्र में प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? देखिए, कहता है कि अपने आंख से, यहाँ पे हम वस्तु रखे हुए हैं और इस वस्तु की दूरी को बढ़ा दिए। ठीक है, तो जब बढ़ा दिए तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं।
कहता है कि प्रतिबिंब की दूरी समान रहती है। आप वस्तु को बढ़ा दीजिए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान रहती है, यानी अपरिवर्तित रहती है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। क्योंकि वस्तु की दूरी अधिक होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशियों द्वारा इस प्रकार समायोजित कर दी जाती है ताकि प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ही बन सके। देखिए यहाँ पे क्यों अपरिवर्तित रहता है, क्यों चेंजिंग नहीं होता है। कहता है कि जब हम अपने नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी जो है चेंजिंग नहीं होता है, समान रहती है। क्योंकि यदि हम वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो समंजन क्षमता के कारण फोकस दूरी में परिवर्तित हो जाती है ना, और फोकस दूरी में परिवर्तित होकर उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाता है, यानी दृष्टि पटल पर ही बनाता है, जिसके कारण से प्रतिबिंब समान रहती है। समझ गए। चलिए आप 5 क्वेश्चन तक उतारिए, उसके बाद छठा क्वेश्चन बताएंगे। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन तक आपने नोट कर लिया। चलिए इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। मैं टोटल क्वेश्चन NCERT का करवा दूंगा, फिर उसके बाद VVI भी आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होगा। आप बने रहें मेरे चैनल पर। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। देखिए हम लोग का आकाश नीला या आसमानी दिखाई देता है। अच्छा, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। कैसा, काला। तो वो काला होता क्यों है, काला क्यों दिखाई देता है, तो सीधी सी हम बात बोलेंगे कि अंतरिक्ष पर जो है वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं रहने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है तो हमें आकाश काला प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए आइए इसे हम और अच्छी तरह से समझते हैं। कहता है उत्तर, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। क्योंकि अंतरिक्ष पर वायुमंडल नहीं है। हमने अभी बताया कि अंतरिक्ष पर जो है वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं रहने के कारण, यानी जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन जो है नहीं होता है, समझ गए। कोई दिक्कत, एकदम बहुत ही आसान सरल भाषा में हम आपको उत्तर दे रहे हैं। सीधी सी बात आप बोलिएगा कि अंतरिक्ष पर वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं रहने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है, और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है तो आकाश काला प्रतीत होता है। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जी हाँ, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तारे यानी स्टार्स जो होते हैं क्यों टिमटिमाते हैं। आपने कभी अनुभव किया है कि तारे टिमटिमा रहे हैं? नहीं किया है तो आप छत पे जाइएगा रात में और अनुभव कीजिएगा कि तारे टिमटिमाते हैं या नहीं है। अगर टिमटिमाते हैं तो क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, कभी कभी देखे होंगे कि तारा जो होता है, स्टार्स जो होता है ना, वो हम लोग को टिमटिमाते हुए नजर आता है। वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं है, तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है। तो वह जो तारा है
वह नजर आता है आखिर टिमटिमाते हुए। क्यों क्यों टिमटिमाते हुए नजर आता है? तो चलिए आइए इसे हम ध्यान से समझते हैं। ताप परिवर्तन के कारण, अब देखिए ताप में परिवर्तन होता है, ठीक है, ताप परिवर्तन होते रहता है पृथ्वी का, वायुमंडल का। तो वायुमंडल में तो हर समय ताप एक रहता नहीं है, कभी ठंडा कभी गर्म कभी और गर्म, है ना। तो ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल का घनत्व और अपवर्तनांक बदलता रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन जड़ क्या है तारा टिमटिमाते हुए नजर आने का? तो ताप परिवर्तन के कारण, ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल का जो घनत्व होता है वह बदलते रहता है। जाहिर सी बात है, अगर ताप में परिवर्तन होगा तो घनत्व में परिवर्तन होगा, यानी घनत्व तो बदलेगा ही बदलेगा। तो कहता है कि ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल का घनत्व और अपवर्तनांक बदलते रहता है। क्या क्या बदलते रहता है ताप परिवर्तन के कारण? तो घनत्व और अपवर्तनांक बदलते रहता है, ठीक है। जिसके फल स्वरूप, अब देखिए घनत्व बदल गया, अपवर्तनांक बदल गया, तो उसका परिणाम क्या निकलता है? जिसके फल स्वरूप तारे से आने वाली किरणों अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण कभी अधिक और कभी कम मुड़ती है। देखिए जब वायुमंडल में ताप परिवर्तन होता है तो ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल का घनत्व बदलते रहता है। तो जब घनत्व बदलता है तो तारा से जो प्रकाश की किरण आती है, तारा से जो मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है और यहाँ पे तारा है, ठीक है, स्टार्स है, तो ये वायुमंडल है, पूरा ये वायुमंडल है। तो ताप में जब बदलाव होगा, ताप में परिवर्तन होगा, तो इस वायुमंडल का घनत्व जो है बदलते रहता है। तब इसका परिणाम क्या होगा? ये जो तारा है यहाँ से प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के कारण, किसके कारण? अपवर्तन के कारण कभी अधिक और कभी कम मुड़ती है। ये जो प्रकाश आता है, ये प्रकाश जब आता है तो अपवर्तन के कारण कभी अधिक मुड़ता है और कभी कम मुड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कभी अधिक मुड़ता है प्रकाश की किरण आने वाली तारा से, कभी कम मुड़ता है, ठीक है। जिसके कारण तारों का, जिसके कारण तारों का प्रकाश, किसका प्रकाश? तारों का प्रकाश हमारी आंखों पर कभी कम तो कभी अधिक प्रतीत होती है। जाहिर सी बात है, जब प्रकाश की किरण कभी कम मुड़ती है कभी अधिक मुड़ती है तो हम उसे देखेंगे, उस प्रकाश को देखेंगे तो हमारी आंखों पर तो कभी कम प्रतीत होगा तो कभी अधिक प्रतीत होगा। एक ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि एक छोटा सा लाइट है और कभी वह तेज बरे, कभी वह डिम बरे, मतलब सीरीज में बरे, तो आपको तो प्रतीत होगा कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा प्रतीत होता है। कहाँ? आंखों पर। जिसके से तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, जिससे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, वही प्रकाश की किरण। देखिए प्रकाश की किरण तो स्टार से निकला था सेम, लेकिन यहाँ आकर के बदल गया। ये वायुमंडल का जब घनत्व बदला, अपवर्तनांक बदला, तो अपवर्तन के कारण ये जो प्रकाश की किरण है कभी अधिक मुड़ा कभी कम मुड़ा, और जब कभी अधिक मुड़ा कभी कम मुड़ा तो हमारी आंखों पर भी हमें कम दिखा तो कभी अधिक दिखा, ठीक है। जिसके कारण हम देखते हैं या कहते हैं कि तारा जो है टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे एक लाइन में छोटी सी इसका हम उत्तर दे सकते हैं कि अतः तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। किस अपवर्तन के कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है, ठीक है। अगर एक नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछ दिया कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो सीधा उत्तर में आप दीजिएगा वायुमंडल के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए आराम से? तो छठा नंबर क्वेश्चन और 7वां नंबर क्वेश्चन फटाफट उतार लीजिए, उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। आकाश का रंग नीला
क्यों दिखाई देता है। अब पृथ्वी से हम लोग जब आकाश की ओर देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो वह नीला क्यों दिखाई देता है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, जब प्रकाश कहां से होकर गुजरता है, तो वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण तथा गैस अणुओं की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में धूल कण की मात्रा, गैस अणु की मात्रा बहुत अधिक है। और वही वायुमंडल से जब सूर्य की प्रकाश गुजरता है तो देखिए क्या होता है, गुजरता है तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित धूल कण तथा गैस अणुओं की मात्रा अधिक होती है। और जब प्रकाश धूल कण पर पड़ती है, देखिए वायुमंडल में धूल कण है, गैस है, अणु है, तो वायुमंडल में प्रेजेंट है। अब वहां से सूर्य की प्रकाश गुजर रहा है, ठीक है, तो गुजर रहा है तो वह प्रकाश किस पर पड़ेगा, पहले तो उस धूल कण पर पड़ेगा, गैस पर पड़ेगा, अणु पर पड़ेगा। तो पड़ती है तो प्रकाश को अपसरित कर देती है। देखिए, जैसे ही गैस अणु पर, धूल कण पर प्रकाश पड़ता है तो छितार देता है, वहां से अपसरित कर देता है, प्रकाश को पूरे अपसरित कर देता है। ठीक है, अपसरित कर देता है, जिससे नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक हो जाता है, जिससे, और नीला रंग का प्रकीर्णन क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। और प्रकीर्णन अधिक होने के कारण, देखिए यहाँ पे नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक हो जाता है जब धूल कण जो है अपसरित कर देता है प्रकाश के, तब जिससे नीला रंग का प्रकीर्णन जो है अधिक हो जाता है। और प्रकीर्णन अधिक होने के कारण आकाश नीला या आसमानी दिखाई देता है। समझ गए। देखिए, वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण, गैस, अणु है, और उसी वायुमंडल से होकर के सूर्य की प्रकाश गुजरते हुए यानी होते हुए पृथ्वी पर आती है। तो जैसे ही वह प्रकाश धूल कण पर पड़ता है, तो धूल कण पर पड़ता है तो धूल कण उस प्रकाश को क्या कर देता है, धूल कण उस प्रकाश को अपसरित कर देता है। क्या कर देता है, अपसरित करता है। तो अपसरित करता है तो नीला रंग जो होता है, नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक हो जाता है। और जब नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक हो जाता है तो प्रकीर्णन अधिक होने के कारण हमें आकाश आसमानी या नीला दिखाई देता है। ठीक है, सपोज एक और एग्जांपल देकर के हम मानते हैं, मान लिया जाए कि ऊपर सफेद कागज रखा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर कुछ ऐसा सफेद कागज रखा हुआ है। ठीक है, तो हम इस कागज को देखेंगे नीचे से तो ये कागज जो है सफेद दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन इसी कागज के नीचे एक ब्लू पन्नी डाल देंगे, ब्लू पन्नी डाल देंगे, और फिर नीचे से देखिए तो ये आसमान कैसा दिखेगा, ब्लू ही नजर आएगा ना। तो उसी तरह से आकाश तो सफेद है, लेकिन धूल कण जो है जब प्रकाश अपसरित कर देता है प्रकाश को, तो वह नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक हो जाता है, जिससे हमें आकाश नीला दिखाई देता है। आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आप भी घर बैठे पढ़ सकते हैं और आपका दोस्त भी घर बैठे पढ़ सकते हैं। साथी संगत जितना भी है रिलेशन संबंधित सबके पास ये वीडियो शेयर कीजिए, है ना। स्टूडेंट्स हित में आप कुछ काम कीजिए, मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रेलवे सिग्नल में 3 कलर का उपयोग होता है, लाल, हरा, पीला। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि लाल रंग का क्यों किया जाता है भाई। हरा का आप जानते हैं, हरा सिग्नल अगर हो गया तो गाड़ी चलेगी, लाल हुआ तो गाड़ी वहीं पे रुका हुआ है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है क्या कि लाल क्यों होता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके मन में भी उठ रहा हो कि हाँ अभी हमें समझ में आया कि अरे लाल रंग का ही किरण का यानी लाल रंग का ही प्रकाश का क्यों किया जाता है प्रयोग भाई, उसके पीछे जरूर कुछ कारण होगा। तो कारण है, आइए उसे समझते हैं। देखिए लिखेंगे सबसे पहले कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। कोई शक नहीं है इसमें, एकदम आराम से लिख दीजिएगा कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रकाश का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्यों किया जाता है, तो क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, आ गया बात, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सभी रंगों की अपेक्षा अधिक होता है ना। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है सभी रंगों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, मतलब भीड़ में कोई लाल कपड़ा पहन के कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा तो सबसे पहले उसी पर वही व्यक्ति को हम देख सकते हैं क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य अधिक है लाल रंग का। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सभी रंगों की अपेक्षा अधिक होता है, जिससे चालक को यानी जो रेल ट्रेन चलाता है जिससे चालक को दूर से ही सिग्नल का पता चल जाता है। अब देखिए लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है तो रेलवे जो ड्राइवर होता है चालक होता है उसे दूर से ही पता चल जाता है कि अरे सिग्नल जो है लाल है, तो लाल है इसका मतलब खतरा है, तो वह पहले ही अपना ट्रेन को संतुलन में ले आता है, ब्रेक लगाने का काम करता है और रोक देता है। अगर इसका तरंग दैर्ध्य कम रहता तो एक बैक नजर आता तो वहां पे ब्रेक लगाता तो दुर्घटना भी हो सकता है ना। बहुत तरह से वैसी बात है। तो लिखेंगे जिससे चालक को दूर से ही सिग्नल का पता चल जाता है और किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने से बच जाता है। जब दूर से पता चलता है तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने से क्या हो जाता है, बच जाता है। इसीलिए हम लोग रेलवे सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 9 प्रश्न अभी तक क्लियर हुआ है, इसमें 2-3 प्रश्न और हैं, उसके बाद 2 अंक स्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद फिर 5 अंक स्तरीय आपको प्रश्न बताया जाएगा। बने रहिए और इतना नोट कीजिए। ठीक है, चलिए चलिए अब प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। आइए 10 नंबर प्रश्न कहता है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग होता है वह लाल हो जाता है, होता है ना। सूर्योदय या सूर्यास्त का मतलब समझ रहे हैं? सूर्योदय का मतलब सुबह जब सूर्य निकलता है तब, और सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्य जब शाम में डूबता है तब। अब कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। कहता है कि वह जो सुबह में और शाम में जो सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों लाल दिखाई देता है भाई, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को आज हम समझेंगे, बहुत ही सरल भाषा में समझने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए आप मेरे चैनल पर, कहीं जाइएगा मत, ऐसे भी कहीं नहीं जाना है। इस लॉकडाउन में मेरे ही चैनल पर बने रहें और घर बैठे आप पढ़ें, आपको ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है। ठीक है, लाल क्यों दिखाई देता है? प्रश्न यही है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है रक्ताभ मतलब लाल क्यों प्रतीत होता है, चाहे लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, चलिए देखिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य से निकलने वाली किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में अधिक दूरी तय करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ एकदम गौर कीजिएगा कि आखिर क्या कारण हो सकता है।
तब थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि दोपहर में सूर्य सफेद दिखाई देता है क्यों, और शाम में और सुबह में लाल क्यों दिखाई देता है। देखिए सुबह और शाम जब सूर्य से प्रकाश की किरण निकलता है, सुबह और शाम, समझ रहे हैं ना। चलिए सुबह और शाम जब सूर्य से प्रकाश की किरण निकलता है तो पृथ्वी तक पहुंचने में अधिक दूरी तय करना पड़ता है। किसको अधिक दूरी तय करना पड़ता है? सूर्य को। सूर्य को नहीं, सूर्य के किरणों को, ठीक है। तो अधिक दूरी तय करना पड़ता है। देखिए सुबह शाम मतलब ये शाम इधर सुबह, तो यहाँ से यहाँ पृथ्वी पर किरण पहुंचेगा तो अधिक दूरी तय करेगा, लेकिन दोपहर में कम दूरी तय करता है ना। तो चलिए अधिक दूरी तय करना पड़ता है जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। देखिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणों को अधिक दूरी तय करना पड़ता है पृथ्वी तक पहुंचने में, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है। जब अधिक दूरी तय करना पड़ता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक हो जाता है। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद हम समझ गए हैं इसके पहले जब चैप्टर में कि सूर्य में लाल रंग ही एक वैसा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। आपको पता है ना कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो हम लिखेंगे कि सूर्य में लाल रंग ही एक वैसा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, और तरंगदैर्घ्य अधिक रहने के कारण वह अधिक दूरी तय करने पर भी पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जिससे हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। क्लियर है। देखिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जब सूर्य से किरण निकलती है तो पृथ्वी पर पहुंचती है, तो पृथ्वी पर पहुंचने में उसको अधिक दूरी तय करना पड़ता है, ठीक है। और अधिक दूरी तय करने से प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक हो जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक हो जाता है। प्रकीर्णन अधिक होने के कारण हमें सिर्फ लाल रंग वाला ही किरण नजर आता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग ही एक वैसा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो हमें लाल रंग दिखाई देता है। बाकी 6 रंग जो होता है, इससे 7 किरण निकलता है, 7 रंग निकलता है, तो 6 रंग जो है अधिक दूरी तय करने के कारण वह ऊपर में ही छिप जाता है, मतलब हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है, प्रकीर्णन अधिक रहता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण हमें सिर्फ लाल किरण ही दिखाई देता है। तो लाल किरण दिखाई देता है तो हमें सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है लाल दिखाई देता है, रक्ताभ प्रतीत होता है। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरल भाषा में क्लियर हुआ होगा। आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, यानी तीसरा चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, समझ गए ना। टोटल क्वेश्चन लाजवाब है, आप बने रहें। देखिए इसके पहले हमने क्वेश्चन को देखा था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे तो टिमटिमाते नजर आते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन कर दिया कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। भाई ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो आप दोनों में तुलना कीजिए, एक ग्रह में और एक तारा में। तारा काफी दूर होता है पृथ्वी से, तारा जो होता है पृथ्वी से काफी दूर होता है, और ग्रह जो होता है पृथ्वी से काफी निकट होता है, ठीक है। अब देखिए ग्रह पृथ्वी से काफी निकट होता है तो सूर्य की जब प्रकाश उस ग्रह पर पड़ता है तो चारों तरफ विस्तृत कर देता है, ठीक है। लेकिन तारा जो होता है वह काफी ऊपर रहता है, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए कहता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, व्याख्या करना है। तो लिखेंगे कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के निकट है। हमने अभी बताया कि ग्रह जो होता है तारों की अपेक्षा पृथ्वी के निकट है, और ये प्रकाश के विस्तृत स्रोत की भांति माने जाते हैं। जो ग्रह होता है ना, ग्रह प्रकाश के एक स्रोत की भांति माने जाते हैं।
ग्रह जो होता है प्रकाश की एक स्रोत की भांति माने जाते हैं, जिसके कारण ग्रहों के टिमटिमाने का प्रभाव लगभग शून्य हो जाता है। अब देखिए वह टोटल प्रकाश की किरण उसमें विस्तृत कर जाता है, समझ गए, उस ग्रह पर, तो टिमटिमाने का कारण लगभग शून्य हो जाता है, नगण्य हो जाता है, तो नहीं हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, शून्य हो जाते हैं, इसीलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसमें 12 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है पीछे वाली वीडियो में बताया गया है। जब स्टार पॉइंट समझाया जा रहा था, इस किताब को, तीसरा चैप्टर को जब पढ़ाया जा रहा था, तो आपको 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर उसमें मिल जाएगा। वर्ण विक्षेपण के बारे में आप वीडियोज में जाइए, वर्ण विक्षेपण के बारे में देखिए, वहां पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसी के साथ 2 अंक स्तरीय प्रश्न जो है आज खत्म होता है। अगला वीडियो में आपको मिलते हैं 5 अंक स्तरीय प्रश्न लेकर के। ठीक है, 5 अंक स्तरीय प्रश्न में आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या प्रश्न हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल पर और देखते रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें घर में बैठ करके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।